गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल बिहेवियर इन टर्माइट्स। टर्माइट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिकोटा, ऑर्डर आइसोप्टेरा, फैमिली टर्मिटिडी। टर्माइट्स को यू सोशल इंसेक्ट्स की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें वाइट एंड के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से जो डेड ये प्लांट्स होते हैं उनका भक्षण करते हैं, जो कि प्रमुखता से लकड़ी या ज़मीन पर गिरी फूल पत्तियों अथवा प्राणियों की विष्ठा हो सकती है। ये अत्यधिक विस्तृत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के इंसेक्ट हैं, क्योंकि नाशी कीट या पेस्ट होने के कारण ये इमारतों, फसलों, पेड़ पौधों, फर्नीचर इत्यादि को बहुत हानि पहुंचाते हैं। चींटियों, मधुमक्खियों एवं ततैयों की भांति दीमकों में भी कास्ट के अनुरूप श्रम का विभाजन होता है। ये कॉलोनी का निर्माण कर समूहों में रहते हैं तथा एक कॉलोनी में कुछ सौ से लेकर लाखों तक सदस्य हो सकते हैं। एक प्रारूपिक या टिपिकल कॉलोनी में शिशु, निम्स कहते हैं, वर्कर्स, सोल्जर्स तथा दोनों लिंक रिप्रोडक्टिव कास्ट कहते हैं तथा अंडे देने वाली मादाएं स्पष्ट रूप से उपस्थित होते हैं। अब इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वह मादा जो उड़ान भरती है, जिनके विंग्स होते हैं एवं जनन क्रिया करने के उपरांत अंडे देती है, उसे रानी कहते हैं। इसी प्रकार वह नर जो उड़ान भरता है एवं रानी को फर्टिलाइज करता है, वह इसी के समीप भी रहता है, राजा कहलाता है। पूर्व में माना जाता रहा है कि एक कॉलोनी में एक बार में एक ही रॉयल जोड़ा अर्थात एक रानी एवं एक राजा ही उपस्थित होते हैं, परंतु जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें उसके अनुसार यह हमेशा सही नहीं है। कुछ स्पीसीज़ के अंदर एक कॉलोनी में एक से अधिक रॉयल कपल्स भी पाए जा सकते हैं। मैच्योरिटी की अवस्था तक पहुंचने तक रानी के भीतर अंडे देने की अपार क्षमता पाई जाती है। अंडों की अत्यधिक संख्या होने के कारण रानी का जो एब्डोमेन है वो लंबाई में अत्यधिक वृद्धि कर जाता है और ऐसे में रानी की लंबाई में कई गुना तक वृद्धि देखी जा सकती है। इसी के साथ इसके चलने फिरने की क्षमता भी सीमित हो जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर श्रमिकों की सहायता से इसे सहारा उपलब्ध कराया जाता है। रानी की देह से लगातार एक विशिष्ट गंधयुक्त पदार्थ सिक्रीट होता रहता है, जिसे फिरोमोन कहते हैं। इन रासायनिक प्रकृति के जो केमिकल्स हैं ये या फिरोमोन्स के कारण ही कॉलोनी के सदस्यों के मध्य आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहता है तथा एकजुट होकर ये निरंतर क्रियाशील बने रहते हैं। यहाँ तक राजा कास्ट का सवाल है, ये आकार में बहुत अधिक वृद्धि नहीं दर्शाता, परंतु जीवन पर्यंत रानी के साथ जनन क्रिया में लिप्त रहता है। इसके ठीक विपरीत चींटियों में नर मात्र एक बार रानी के साथ रिप्रोडक्शन करता है, जिसके बाद नर की मृत्यु हो जाती है। दीमक में रिप्रोडक्टिव कास्ट सामान्यतः पंख युक्त या एलेटेज प्रकार के होते हैं तथा इन्हीं में पूर्ण विकसित नेत्र भी उपस्थित होते हैं। सूखे क्षेत्रों में प्रथम वर्षा के उपरांत बड़ी संख्या में एलेट्स अपने घोंसले से उड़ान भरते हैं। ये बहुत अच्छी उड़ानें भरने वाले जीव नहीं होते। कुछ ही समय उपरांत उपयुक्त स्थान पर पहुंचते ही ये अपने पंखों से मुक्ति पा लेते हैं एवं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को संपन्न करवाने के उपरांत किसी गीली लकड़ी अथवा नमी वाले स्थान पर नए घोंसले का निर्माण करते हैं। दीमक के जो मेन कास्ट हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है श्रमिक या वर्कर्स। श्रमिक का प्रमुख कार्य है दूरस्थ स्थानों से भोजन एकत्रित करना, खाद्य सामग्री का भंडारण करना, घोंसले की देखभाल एवं मरम्मत करना, शिशुओं का पालन पोषण करना एवं कुछ कास्ट में सुरक्षा का कार्य देखना भी है। किसी भी कॉलोनी में वर्कर्स की संख्या सर्वाधिक होती है तथा लकड़ी के
सेलुलोज के पाचन में इनकी ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टर्मिटिडी फैमिली की दीमकों में लकड़ी के पाचन हेतु विशिष्ट श्रेणी के प्रोकैरियोटिक जीव उत्तरदायी होते हैं जो इनकी आहार नाल में पाए जाते हैं। अब ये भी ज्ञात हुआ है कि दीमक सेलुलेज नामक एंजाइम का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं जिनकी सहायता से सेलुलोज अर्थात लकड़ी का पाचन किया जाता है। वर्कर्स कॉलोनी के अन्य सदस्यों को भोजन कराते हैं जो विभिन्न पादप पदार्थों के पाचन से प्राप्त किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कॉलोनी में एक प्राणी जब दूसरे प्राणी को भोजन कराता है तो ये प्रोसेस ट्रोफोलैक्सिस कहलाती है। ये असाधारण क्रिया किसी भी समूह की सफलता को दर्शाती है। दूसरा आता है सोल्जर्स। इनमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल रूपांतरण स्पष्ट देखे जा सकते हैं। इनमें एक कठोर कवच रूपी संरचना पाई जाती है जिसका उपयोग ये आक्रमण की दशा में आक्रामक प्राणी के प्रति करते हैं। कुछ सैनिकों के जबड़े आकार में इतने बड़े होते हैं जिनकी वजह से ये स्वयं का भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे ये मैंडिबुलेट सोल्जर है, ये नोसेट सोल्जर है। इसमें आगे ये इसके सींग की तरह है। करने में असक्षम हो जाते हैं और ऐसी दशा में शिशुओं की ही भांति श्रमिकों के द्वारा इन्हें भी पोषण दिया जाता है। सब फैमिली लासू टर्मेटेरिनी में सैनिक इनके शीर्ष भाग पर एक स्थित एक से छोटे सींग नुमा संरचना जिसको नेसस कहते हैं से एक अप्रिय गंधयुक्त लिक्विड छोड़ते हैं या केमिकल छोड़ते हैं एवं हमलावर प्राणी से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सामान्यतः सैनिक अंधे जीव होते हैं। हालांकि रिप्रोडक्टिव लाइन से विकसित सैनिकों के नेत्र कम विकसित होते हैं। सैनिकों का प्रमुख कार्य परजीवी चींटियों से निवाह एवं घोंसले की रक्षा करना ही है। दीमकों के घोंसले संकरे एवं लीक नुमा टनल लाइक होते हैं। जब भी चींटियां इन पर आक्रमण करती हैं अथवा इनके बिल अथवा घोंसले में प्रवेश करने की चेष्टा करती हैं तो तुरंत ही एक सैनिक बिल के मुख पर डट जाता है एवं चींटियों के प्रवेश को रोकने का कार्य करता है। यदि चींटियां अधिक आक्रामक होती हैं एवं इस सैनिक को पार कर आगे निकल जाती हैं तो तुरंत ही प्रथम सैनिक के पीछे की ओर उपस्थित अन्य सैनिकों की कतार इनके आगे बढ़ने के क्रम को रोकती हैं। ये भी देखा गया है कि बिल पर प्रथम दृष्टया डटे रहने वाले सैनिकों के गिर जाने अथवा परास्त होने की दशा में पीछे सैनिकों की कतार से एक अन्य सैनिक पहले के स्थान ग्रहण कर चींटियों का रास्ता रोकने का कार्य करता है। यदि चींटियां बिल पर कई दिशाओं से हमला बोल दे तो दिमाग पलटवार कर जगह जगह से इन्हें अपने जबड़ों से काटने लगती हैं। अन्य सदस्य बदबूदार लिक्विड का सिक्रेशन कर चींटियों से बिल की रक्षा करते हैं। ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है कि केमिकल हमला करने के उपरांत सैनिकों की मौत हो जाती है। दीमकों में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। सभी दीमक सेलुलोज का पोषण करती हैं यद्यपि सेलुलोज इनके लिए ऊर्जा का सोर्स है परंतु इसका पाचन एक जटिल प्रक्रिया है। दीमक की इंटेस्टाइन में उपस्थित सिम्बायोटिक जीव जो है प्रोटोजोन ट्राइकोनिम्फा सेलुलोज के पाचन में मददगार होते हैं। जैसा कि ज्ञात है दीमक घोंसला बनाकर अपना जीवन व्यतीत करती है। इसका निर्माण मिट्टी चबाए हुए सेलुलोज लार एवं विस्टा के मिक्सचर से किया जाता है। इसके भीतर स्पष्ट चैम्बर्स निर्मित किए जाते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव कास्ट के लिए अलग से स्थान सुनिश्चित किया जाता है। फंगल गार्डन्स भी यहाँ उगाए जाते हैं जो कॉलोनी के लिए भोजन का कार्य करते हैं। सामान्यतः घोंसले का निर्माण ज़मीन के भीतर ही किया जाता है परंतु कई बार ये ज़मीन के ऊपर माउंट्स या टर्मिटेरिया के रूप में भी देखे जा सकते हैं। ये माउंट्स और टर्मिटेरिया हैं। दीमक अपेक्षाकृत
वीक एवं आसानी से डैमेज हो जाने वाले जीव हैं। जीवित रहने के लिए इन्हें नमी की आवश्यकता होती है। स्वयं की सुरक्षा के लिए ये अपने टनल रूपी नेस्ट को मिट्टी, सलाइवा और विस्टा के मिक्सचर से बने लेप से ढक लेती हैं। इस प्रकार ये इनके भीतर छिपकर बाह्य वातावरण में हो रहे परिवर्तनों एवं अपने शत्रुओं से स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। थैंक्स।